18 प्लस कंटेंट, इसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड एडल्ट वेबसाइट एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी विजिट जरूर करता है, नहीं करता? क्योंकि डेटा ये कहता है कि वर्ल्ड की टॉप एडल्ट फिल्म वेबसाइट्स पर ऑलमोस्ट 13 बिलियन व्यूज आते हैं और जो सेकंड टॉप वेबसाइट है उस पे 9 बिलियन। अब बहुत सारे एग्री नहीं करेंगे इस चीज पे, पर हकीकत ये है कि सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की वेबसाइट्स को जरूर विजिट किया है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब हर एक सेकंड में 28,000 यूजर्स इस तरह की कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पर हर एक बीते हुए सेकंड पे अराउंड 2.5 लाख रुपए स्पेंड होते हैं सिर्फ इंटरनेट पर। हमारे लिए ये सब सिर्फ चंद कुछ वेबसाइट्स है जिन्हें हम 2 पल की सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये सेटिस्फेक्शन फ्री में नहीं आता? इस इंडस्ट्री के पीछे काफी कुछ ऐसा चलता है एंड ऐसे कुछ डार्क सीक्रेट्स है जिसे जानने के बाद आप शायद एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करना रिग्रेट करेंगे। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old. It's a multi-billion-dollar industry. Years later, as an adult, the effects Well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health. than ever before, thanks to technology. आज इंटरनेट पे 4 मिलियन से ज्यादा आपको एडल्ट वेबसाइट्स मिल जाएंगी एंड ये पूरे इंटरनेट का 12% कवर कर लेता है। अब भले ही आप बात करें कॉर्नहब, लालट्यूब, क्रैजर्स या फिर कोई भी वेबसाइट जो आपने सुनी होंगी, ये सभी एक ही कंपनी ओन करती है। मतलब पूरी एडल्ट इंडस्ट्री एंड तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है जो कि खुद की आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना पसंद करता है। सो आज इस वीडियो में इस पूरे एम्पायर को ब्रेक डाउन करेंगे एंड जानेंगे ये जो 5 सेकंड का प्लेजर है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, इस इंडस्ट्री के पीछे क्या चलता है एंड इस तरह के कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लोगों का सैक्रिफाइस किया गया है एंड साथ ही में तुम्हारे माइंड पर इसका क्या असर होता है वो भी जानेंगे। अर्ली 2000s में जब इंटरनेट बहुत लिमिटेड था तब हर तरीके के कंटेंट को देखने के लिए मेनली लोग सीडीज एंड डीवीडीज का यूज किया करते थे, चाहे वो किसी भी तरह के कंटेंट हो, मूवीज, टीवी शोज या फिर एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो। एंड उन सब दिनों में एक ही कंपनी टॉप पर थी एंड एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी, वो थी विविड एंटरटेनमेंट। एंड अर्ली 2000s में उनका रेवेन्यू $100 मिलियन का था। मतलब आज 2025 में उसकी वैल्यू लगभग $200 मिलियन की होती है। एंड फिर जब हर साल इंटरनेट पॉपुलर होता गया, फिर यूट्यूब एंड अदर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च हो गए एंड फिर 2005 से 2008 के बीच डीवीडीज का सेल 86% से ड्रॉप हो गया। मैट कीजर, स्टीफन मेनोस, फेरस एंटून एंड ओसाइम यूसुफ, इन 4 लोगों ने अर्ली 2000s में कुछ पैसा कमाने के लिए अलग अलग नीशेस पे वेबसाइट बनाया करती थी। तो उसी दौरान इन्होंने कुछ एडल्ट वेबसाइट्स को क्रिएट की एंड उनको फिर 2 सेगमेंट में अलग अलग बांट दिया। एक था पे टू वॉच एंड दूसरा था फ्री टू वॉच या फिर ट्यूब वेबसाइट्स। एंड ये जो फ्री टू वॉच वाला कॉन्सेप्ट है ये यूट्यूब से कॉपी किया गया था। बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस शेयर करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता था, कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर नहीं कर सकता, पर ट्यूब वेबसाइट्स पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी, मतलब कि किसी भी तरह का एडल्ट कंटेंट आप शेयर कर सकते हो। यहाँ तक कि इन ट्यूब साइट्स का नाम भी यूट्यूब से ही इंस्पायर्ड था, जैसे कि यूप्रॉन, लाल ट्यूब। पर ट्यूब साइट्स पर सिर्फ रीअपलोड कंटेंट थे जिनकी वजह से इनको बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना पड़ता था। एंड इस इशू को टैकल करने के लिए इन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बना ली जिनका नाम रखा इन्होंने क्रैजर्स। बेसिकली ये प्रोडक्शन हाउस हॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड था बट फॉर एडल्ट कंटेंट ओनली। एंड इसकी वजह से ट्यूब साइट्स को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, उनके वेबसाइट्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होने लगा एंड विद इन 2007 ये सारे ट्यूब साइट्स पूरे इंटरनेट को डोमिनेट करने लगी। एंड फिर उसी साल में ही मैट कीजर ने सिर्फ $3000 देकर एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था कॉर्नहब। एंड ये डिसीजन एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई उस समय एंड आज तक। फ्री एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट लोगों के बीच में बहुत तेजी से ग्रो करने लगी एंड इसके साथ साथ सारे ट्यूब साइट्स भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। तो अब इन चारों ने अपने बिजनेस को लीगल ट्रबल से बचाने के लिए एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की एंड नाम रखा मैनविन एंड अपनी सारी वेबसाइट्स को इस मैनविन कंपनी के अंदर डाल दिया। एंड साल 2010 में इनके कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स के चलते इनको अपनी सारी वेबसाइट्स को सेल ऑफ करना पड़ा एंड इन सभी वेबसाइट्स को फिर बाद में एक फैबियन थिलमैन नाम के आदमी ने खरीद लिया। एंड फेबियन मैनसेफ कंपनी का ओनर था एंड इस मैनसेफ कंपनी के अंडर प्लेबॉय एंड बहुत सारी वेबकैम कंपनीज आया करती थी। एंड अभी इसके पास कॉर्नहब, क्रैजर्स एंड बाकी की ट्यूब साइट्स भी आ चुकी थी, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी एडल्ट कंटेंट अपलोड हो रहे थे इस समय उसके पीछे फेबियन थिलमैन का हाथ था। एंड प्रोफेशन वाइज फेबियन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे एंड इसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था जो ये ट्रैक करता था कि कितने यूजर्स वेबसाइट विजिट कर रही है एंड कितने एड्स पे क्लिक कर रही है एंड इसके बेसिस पे ये लोग कमीशन कैलकुलेट करते थे। एंड इसी सॉफ्टवेयर से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे फेबियन ने सारी एडल्ट वेबसाइट्स को ओन करना चालू करा। जैसे 2006 में उसने प्लेबॉय एंड 2010 में उसने कॉर्नहब एंड बाकी ट्यूब साइट्स को एक्वायर कर लिया। एंड फेबियन एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था,
तो जब भी लोग इस तरह की वेबसाइट्स को सर्च करते थे, फेबियन की वेबसाइट सबसे पहले रैंक करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास ये नॉलेज था कि अपनी वेबसाइट्स को कैसे टॉप पे रैंक करवानी है। एंड उसको अपनी वेबसाइट्स ग्रो करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंड उठाई, जिसमें जेपी मॉर्गन एक मेजर इन्वेस्टर है। एंड फिर 2012 में फेबियन ने अपनी 2 कंपनीज को मर्ज कर दिया एंड एक कंपनी बनाई माइंडगीक के नाम से। एंड जितनी भी प्रोडक्शन अब आगे से होगी वो सभी एक ही कंपनी माइंडगीक के अंडर होगी। ये कंपनी खुद को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरह पोर्ट्रे करती थी, पर असल में ये पूरे इंटरनेट के एडल्ट कंटेंट को ओन करती थी इस समय। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप हर रोज बैठकर भी इनके कंटेंट देखोगे तो अगले 170 साल तक भी इनके कंटेंट खत्म नहीं होंगे। एंड ये सारे कंपनीज अपने आप को इतना ज्यादा सीक्रेटिव रखती है कि आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि इनके पास 170 साल का कंटेंट कैसे आया। हमें बस कुछ मिनट का कंटेंट मिलता है जिसे सब लोग अपने लस्ट, साइकोलॉजिकल एंड 2 सेकंड की फिजिकल नीड के लिए यूज करते हैं। पर इसी इंडस्ट्री के कुछ लोगों के हिसाब से ये सबसे ज्यादा घटिया एंड बी ग्रेडेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Weston did porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. एंड सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर तो के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने के भी एलिगेशंस लगे हैं। एंड यही एलिगेशंस बाद में जाकर प्रूव भी हुए थे। एंड स्पेशली साल 2024 तो इस पूरी एडल्ट इंडस्ट्री के लिए काफी स्ट्रेंज साल रहा है, जहां बहुत सारे फिल्म स्टार्स अचानक से गायब हो गए थे। इनमें से कुछ तो इतने फेमस थे इंटरनेट पे, जैसे कि सोफिया लियोनी। सिर्फ 26 साल की उम्र में ओवरडोज के चलते इसकी डेथ हो गई। एंड इसका मेन रीजन था इंडस्ट्री से हुए एक्सप्लॉयटेशंस एंड कुछ सोर्सेस की माने तो ड्रग एंड अल्कोहल ओवरडोज। एंड सिर्फ सोफिया ही नहीं, एमिली विलियम्स को लेकर भी सेम न्यूज है। एंड एक और फिल्म स्टार थियाना फील्ड्स ने ड्रग ओवरडोज एंड मेंटल टॉर्चर के चलते अपनी जिंदगी खो दी थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह का टॉर्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। अब अगर थोड़ा सा भी अच्छे से सोचे तो ये तो ऑब्वियस है कि एडल्ट इंडस्ट्री कितनी ज्यादा फिल्दी एंड डर्टी होगी। कुछ फिल्म स्टार्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इनको फ्यूचर कंटेंट के लिए दिन में मल्टीपल शूट्स करने पड़ते थे, एंड मल्टीपल शूट के लिए ड्रग ओवरडोज एंड एक्सप्लॉयटेशन आना तो तैर है। एंड यही चीज का आंसर लाना रोड्स ने भी दिया है, जो कि इस इंडस्ट्री की एक टाइम की टॉप परफॉर्मर रह चुकी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए किस तरह से फोर्स किया जाता था, एंड एडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, जो कि आई गेस बहुत ऑब्वियस है। एंड बाय द वे ऐसी चीजें किसी एक परफॉर्मर के साथ नहीं हुई, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए इन परफॉर्मर्स को अपनी कॉन्शियसनेस खोनी पड़ती है ताकि कोई दर्द या फिर कुछ फील ना हो। एंड ये जितने भी एक्ट्स तुम देखते हो वो सारी ड्रग्स एंड अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होती है। एंड इसी वजह से बहुत सारे परफॉर्मर्स की एक यंग एज में ही डेथ हो जाती है। लेकिन हर साल ये सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं फिर? ऑब्वियसली क्योंकि ये इंडस्ट्री हर रोज ग्रो कर रही है एंड यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री पे अपनी मर्जी से नहीं आते, ज्यादातर समय इनको ट्रिक करके या फिर मॉडलिंग के नाम पर फोर्स करके लाया जाता है। यानी इनको पता ही नहीं होता कि ये लोग किस चीज के लिए काम करने जा रहे हैं। एक एडल्ट वेबसाइट गर्ल्स डू प्रॉन के ओनर मैथ्यू आइजैक एंड माइकल प्रैट को 14 साल के लिए जेल में डाला गया था, क्योंकि ये लोग इंटरनेट पर क्लोथिंग एंड मॉडलिंग जॉब्स का एडवर्टीजमेंट चलाया करते थे। एंड इन्हीं एड्स के थ्रू ये लोग गर्ल्स को हायर करके फिर उनसे एडल्ट कंटेंट शूट करवाया करते थे। एंड इन्होंने इस चीज को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव गर्ल्स भी हायर किए थे, जो कि एड्स के थ्रू आई लड़कियों को इन सब चीजों में काम करवाने के लिए कन्विंस करते थे। इन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि ये जो सारी वीडियो शूट हो रही है इन्हें कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता था। एंड ऑनेस्टली आर पीपल रियली दैट डम टू बिलीव दैट? एंड इन दोनों ने सिर्फ 100 वीडियोस के थ्रू $17 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। पर फिर कुछ विक्टिम्स सामने आए एंड इन दोनों ओनर्स के अगेंस्ट केस फाइल किया गया एंड इन दोनों को 14 साल की जेल हुई। एक वुमेन जिसके वीडियोस में ऑलमोस्ट 300 मिलियन व्यूज है, उसने कहा, आई वॉज रॉब्ड ऑफ माई प्राइवेसी, माई डिग्निटी एंड पीस ऑफ माइंड। आई वॉज वंस व्यूड एज अ ब्यूटीफुल, फन लविंग एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड अ डॉटर माई पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ, बट दीज पीपल शैटर्ड हु आई वॉज एंड माई लाइफ। एंड सेम इसी तरह के एलिगेशंस प्रॉन हब पर भी लगे थे। इवन इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे गर्ल्स के कंसेंट के बिना वीडियोस अपलोड होने के एलिगेशंस लगे थे। It's a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, posting and promoting graphic videos of revenge, even child, all in an effort to drive up revenue. इवन बहुत सारे लोग जिनके वीडियोस उनके कंसेंट के बिना अपलोड करे गए थे, उनके कंप्लेन के बावजूद माइंडगीक ने कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर पे शट डाउन प्रॉनहब एंड
जैसे ट्रेंड चलाए गए एंड फिर ज्यादा आउटरीच होने के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट ने माइंडगीक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया एंड यहाँ पे जितनी भी मेजर पेमेंट कंपनीज एंड पेमेंट गेटवेज थी उन्होंने प्रॉनहब के साथ अपना टाई अप खत्म कर दिया। NCOAC ने प्रॉनहब के पेरेंट कंपनी माइंडगीक को ऐसे 13 मिलियन वीडियोस रिमूव करने के लिए फोर्स किया एंड ये सारी वही वीडियोस है जो नॉन कंसेंशुअली अपलोड करे गए थे या फिर इनका लिंक से जुड़ा हुआ था। फिर कैनेडियन पार्लियामेंट कमेटी ने भी प्रॉनहब के अगेंस्ट एक एक्शन लिया और एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें उन्होंने ये एक्यूजेशन लगाई थी कि प्रॉनहब डेवलपर्स फोर्सफुल एक्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं एंड फ्यूचर में एज एंड कंसेंट का प्रॉपर्ली वेरीफाई करने का भी ऑर्डर दिया। साथ में हर एक वीडियो का प्रॉपर ऑडिट रखने के लिए भी कहा गया। एडल्ट कंटेंट इतने ज्यादा नंबर में अवेलेबल हो रहे हैं कि आज किसी के लिए भी ये सब चीजें एक्सेस करना 2 मिनट का काम है एंड हो भी क्यों ना। लोग भले ही कुछ भी कहे पर आज इस तरह के कंटेंट देखने वाले लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं। इनफैक्ट जो टॉप 3 वेबसाइट्स है उन पर हर 60 सेकंड्स में 1.5 लाख व्यूज आते हैं एंड पर्टिकुलरली आज के समय में जब बच्चों के माँ बाप इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि एक बहुत अर्ली एज में मोबाइल एंड इंटरनेट का एक्सपोजर दे देना ये कितना खतरनाक है वो लोग रियलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए तो आज जो लोग ये कंटेंट देखते हैं वो लोग 18 से 24 या मिडिल एज लोग होते हैं। ऑल्दो आई बिलीव कि ये नंबर और ज्यादा यंग होगा क्योंकि मोस्टली बच्चे वो 18 प्लस वाले कैप्चा को भी येस कर देते हैं। समय से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना बहुत खतरनाक है क्योंकि आपकी एक नॉर्मल इंसानों जैसी बायोलॉजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स नहीं हो पाती एंड अगर कोई भी इंसान अपने अर्ली एज में इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो वो उसी मोमेंट पे अपनी इनोसेंस खो देते हैं। उनके वर्ल्ड एंड लड़कियों को देखने का परसेप्शन पूरी जिंदगी के लिए चेंज हो जाता है एंड फिर चाहकर भी वो इस एडिक्शन एंड थिंकिंग को चेंज नहीं कर पाते एंड सैडली आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एडल्ट फिल्म्स एंड एडल्ट मूवीज ही सबसे बड़ी सोर्स है सेक्स एजुकेशन का। इन सभी वीडियोस में एक वुमेन को एक मेल प्लेजर टूल की तरह दिखाया जाता है एंड सैडली ये बच्चे वही सब चीजें सीखते हैं एंड यही चीज रिपोर्ट्स भी कंफर्म करती है कि सबसे ज्यादा सर्च किया गया टर्म डोमिनेटिंग है। वुमेन लाइक बीइंग डोमिनेटेड और ना जाने क्या क्या, मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहता। एंड इस चीज पे 7 अलग अलग कंट्रीज ने रिसर्च किया एंड ये कंक्लूजन निकला कि जो लोग एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं उन पे एग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। मेरी मानो तो इस चीज का एडिक्शन एक लूप की तरह है, अगर एक बार अंदर आ गए तो बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एंड एक रिसर्च ये भी शो करता है कि व्हाइल वॉचिंग एडल्ट कंटेंट हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है वो पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है एंड इसी दौरान दिमाग 4 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। मतलब तुम चाहकर भी ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे ये नहीं देखना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पैरालाइज फील होता है। ये एडिक्शन हर एक एज के लिए खतरनाक है, जैसे मैरिड कपल या फिर इन जनरल कोई भी कपल के लिए ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है एंड बच्चों में इस तरह के कंटेंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट में भी रोक लगा देता है एंड फिर बड़े होकर वो लोग डिसीजंस लेने में भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है वो है अनरियलिस्टिक फैंटेसीज एंड अनरियलिस्टिक फैंटेसीज में डिवोर्स के रेट भी बढ़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी फैंटेसीज ऐसी बन चुकी है जो कि एक रियल लाइफ पर्सन के लिए देना मुमकिन नहीं होता। आई नो मैंने पास्ट में कहा है कि मैं इस एडिक्शन से बाहर आ चुका हूँ, बट इन रियल मैं ही जानता हूँ कि कितने सारे काउंटलेस एंड स्लीपलेस नाइट्स आई हैड टू स्पेंड टू ओवरकम दिस एडिक्शन। आई होप जो लोग अभी इस एडिक्शन से सफर कर रहे हो मेरी ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे इस एडिक्शन से निकलने के लिए एंड तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ उस स्टेट से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।